गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम फिर एक हिंदी विषय का वीडियो लेकर के हाजिर हैं। विद्यार्थियों, कक्षा 10 में आपके एक प्रकरण है। आज नए प्रकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, आज का जो प्रकरण है वो प्रकरण है निबंध लेखन। देखिए विद्यार्थियों, आपके 8-10 नंबर का जो हिंदी विषय में जो प्रश्न पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो निबंध कैसे लिखा जाना चाहिए और किस प्रकार जो है उसकी हमें रचना करनी चाहिए। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, निबंध लेखन एक वो कला है जिसमें हम अपने अभिव्यक्ति, अपने विचार एक स्वतंत्र रूप में दे सकते हैं। निबंध वो कला है जिसमें हम एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम समस्त विषय के ऊपर जो विषय हमने चुना है उस विषय में विस्तृत एवं एक सरल और सादगी भरे शब्दों में अपने भावाभिव्यक्ति, अपना संबोधन दे सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, निबंध लेखन, तो निबंध लेखन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों। सबसे पहले हम निबंध लेखन में रूपरेखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? रूपरेखा। इसी प्रकार मान लीजिए हमारा पेज है, सबसे पहले हम रूपरेखा बनाएंगे। रूपरेखा बनाते समय हमें यही ध्यान होना चाहिए कि जिस विषय पर हम रूपरेखा बना रहे हैं उस विषय के बारे में हमें संपूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, मान लीजिए सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। आपके 2-4 जो है टॉपिक दिए होते हैं। मान लीजिए आपके पेपर में आएगा पर्यावरण, प्रदूषण, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इंटरनेट, और चौथा कोई भी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए चुनाव है, आदि कई और भी है। ऐसे आपको पेपर में मिलेंगे। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो विषय आपके 4 दे रखे हैं, विद्यार्थियों जो बच्चे अपने विषय में थोड़े वीक है वो बच्चे भी इस प्रश्न को हल करें। इस प्रश्न को छोड़े नहीं, क्योंकि इसमें मैं जो स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ, इस स्टेप टू स्टेप पे यदि वो चलता गया तो मैं कहता हूँ 300 शब्दों की तुलना में वो 150-200 शब्द तो आसानी से लिख सकता है। बशर्ते ये होनी चाहिए कि स्टेप टू स्टेप जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से वो चले। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले 4 या 2 टॉपिक आपके आते हैं पेपर में, तो सबसे पहले आप उस टॉपिक को चुने जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आए, अर्थात उस विषय के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानें। उस विषय का ही चुनाव करना है। ये नहीं कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। नहीं, 4 आते हैं अच्छी बात है, 2 आते हैं अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस विषय के बारे में हम जानते हैं उस विषय का हमें जो है चयन करना है। अब देखिए, चारों में से एक के ऊपर आपको लिखना है। मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण है, या कोई सा मान लीजिए एक हमने ये चूज कर लिया। अब सबसे पहले
हमें निबंध लेखन से पहले एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, हमारी भावाभिव्यक्ति सरल और सादगी से युक्त होनी चाहिए। तो सबसे पहले मान लीजिए हमें पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर हमें निबंध लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें किसका निर्माण करना होगा? रूपरेखा का। जैसे मैंने अभी बताया था, रूपरेखा। ये रूपरेखा क्या होती है? ये एक सिस्टम, एक व्यवस्था होती है, एक आकार प्रकार। जैसे हम कोई भी घर में या समाज में जो भी हम काम करते हैं तो उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि इसके बाद हमें ये करना पड़ेगा, इसके बाद हमें ये करना, इस समय पे ये करना पड़ेगा, इतने समय में ये कार्य इतने सीमित दायरे में होगा। तो आदि सब कुछ बातें हम व्यवस्थित रूप से करते हैं। तो एक व्यवस्थित रूप से किया गया एक संगठन है जिसे हम कह सकते हैं। तो रूपरेखा बनाने के लिए विद्यार्थियों मोस्टली सबसे पहले देखो पहला टॉपिक कौन सा आता है? पहला इसका टॉपिक आता है प्रस्तावना। पहला जो इसका टॉपिक है वह है प्रस्तावना। दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो विद्यार्थियों अब मैं आगे जो बताने जा रहा हूँ वो चीज़ ध्यान रखें। पहले, दूसरी, तीसरी और चौथा या पांचवा, आप चाहो तो 5 भी लिख सकते हो। इसके आगे और भी 2-3 होते हैं, लेकिन आपके संभवतः ये 4 टॉपिक यदि आप लिखते हो तो भी खूब है। आपके आजकल जो है उसमें पेपर में दिया हुआ आता है ऑलरेडी, तो आपको उसमें लिखना ही होता है। ये भी एक अच्छा आपके लिए संकेत है। आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों, 4 टॉपिक में से अंतिम जो टॉपिक होता है वो होता है उपसंहार। क्या होता है विद्यार्थियों? उपसंहार। मान लीजिए आपके पेपर में नहीं आता है, कंपल्सरी आता है। यदि नहीं आता है तो आप लिखिए पर्यावरण प्रदूषण है। तो पर्यावरण प्रदूषण, तो आप लिखिए दूसरा टॉपिक बना लीजिए पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण तीसरा टॉपिक हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण रोकने, प्रदूषण की से हानि, ये कर दो आप, प्रदूषण से हानि व रोकने के उपाय। समस्त चीज़ आ गई इसमें। पहले किस कारण से होता है, फिर इससे क्या हानि होती है, और हानि होती है तो इसको रोकथाम के उपाय कौन से हैं। तो विद्यार्थियों और उपसंहार, ये 4 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। अब क्या करते हैं हम चारों टॉपिक उतार लिए, कोई भी व्यवधान इसमें नहीं हुआ। इस प्रकार से लिखिए। चारों टॉपिक उतारने के बाद में आप फिर पहला टॉपिक यहाँ पर उतार लीजिए, यहाँ लिख दीजिए प्रस्तावना। यहाँ हमने लिखा प्रस्तावना और यहाँ पर जो है इसका विवरण देना शुरू कीजिए। प्रस्तावना विद्यार्थियों देखिए, सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण क्या है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण मान लीजिए इसके ऊपर हमने 5-6 लाइनें, या चाहो तो यदि थोड़ा सा अंतराल तो 7 भी कर सकते हो, लेकिन प्रस्तावना में हम मोस्टली ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें इसकी सिर्फ प्रस्तावना ही देनी है। 5-6 लाइनों के आसपास, इससे ज़्यादा ये भी ज़्यादा हो जाती है, इससे ज़्यादा हमें नहीं लिखना है प्रस्तावना में। जितना हमें कुछ लिखना है अपनी पूरी अभिव्यक्ति इन दोनों टॉपिक के अंदर दे देनी है। इसके भी बाद में अलग अलग जो है टॉपिक बना करके हम लिख सकते हैं। इसमें भी इस प्रकार लिख सकते हैं, अलग अलग अपने अभिव्यक्ति जो भी कारण निवारण उपाय जो भी है हम सब इसमें दे सकते हैं। प्रस्तावना उपसंहार में ये सीमित टॉपिक जो हम लिखे तो शायद हमारी सरलता और सादगी यथावत बनी रहेगी। तो देखिए प्रस्तावना के अंदर जो है सबसे पहले हम पर्यावरण के विषय में लिखेंगे कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण शब्द
धन आवरण शब्द से मिलकर बना है आदि आपके पास बुक या यूँ कहे किताबों में बहुत सा दे रखा है और आप चाहो तो पढ़ सको। तो विद्यार्थियों मैं ये कहना चाहूँगा पर्यावरण के विषय के बारे में पहले हमें ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा अपने सरल सरल शब्दों में कि पर्यावरण क्या है, हमें इसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, अपनी अभिव्यक्ति देनी पड़ेगी। पर्यावरण शब्द परि प्लस या परिधन आवरण शब्द से मिलकर बना है और पर्यावरण एक बिंदु के चारों ओर वायु के आवरण को पर्यावरण कहा गया है। किसी बिंदु के, मान लीजिए ये एक बिंदु है, इसके चारों ओर जो वायु का समस्त आवरण है, ये इसमें जो प्रकृति तत्व विद्यमान है, ये क्या कहलाता है? पर्यावरण। अब हमारे पर्यावरण में समस्त चीज़ें, आप जो है थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हो, समस्त चीज़ें व्याप्त है हमारे पर्यावरण में, तो वो पर्यावरण है। पर्यावरण के विषय में, क्योंकि पर्यावरण पर ही हमारा जीवन निर्भर करता है, पर्यावरण के ऊपर हमारा जीवन क्या करता है? निर्भर करता है। यदि पर्यावरण शुद्ध होगा तो हमारा जीवन भी शुद्ध होगा, हमारे मनुष्य जाति भी और समस्त जीव जो संसार में विद्यमान है उस पर्यावरण में, उस परिवेश में समस्त जीव जो है शुद्धता के साथ में जीवन यापन करेगा। किसी प्रकार की कोई व्यवधान या बीमारियां आदि कई प्रकार की जो है वो नहीं रहेगी, पर्यावरण यदि शुद्ध रहता है। पर्यावरण शुद्धि के लिए हमें पेड़ पौधे को अधिक से अधिक जो है लगा करके शुद्धता बनाए और किसी प्रकार के जैसे केमिकल्स वगैरह, कल कारखानों से निकला धुआं है, CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये है, आदि कई प्रकार की जो वस्तुएं जो बहुत ही ज़्यादा हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, इन चीज़ों का जो है प्रयोग न होकर के प्रकृति को शुद्ध बनाए और जो है पर्यावरण की विशेष रक्षा करें। ये इतनी बातें जो है आप इस प्रस्तावना में लिखे, ज़्यादा आपको इस विषय में लिखना नहीं है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं और फिर इसके बाद में हम लिखेंगे प्रस्तावना के बाद में फिर हम वही एक लाइन का अंतराल दे करके टॉपिक नंबर 2 लिखेंगे जो आपका है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण, देखिए विद्यार्थियों, अब आपको पहले दूसरा टॉपिक लिया, अब इसमें आप क्रम संख्या नंबर 1 लगाए। अब आप इसमें लिखिए कल कारखानों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ या धुआं या अपशिष्ट या यूँ कहे केमिकल्स, जिसको अपशिष्ट का मतलब है यहाँ पर केमिकल्स रसायन से युक्त जो है पदार्थ, ये क्या करते हैं विद्यार्थियों? ये सीधा वायु, देखो धुआं है, वायुमंडल को दूषित करता है और वायुमंडल को दूषित करेगा तो ऑक्सीजन जो है वो खराब होगी, यानी ऑक्सीजन जो है दूषित हो जाएगी। उसी ऑक्सीजन का हम प्रयोग करेंगे तो कई प्रकार की बीमारियां या यूँ कहे दमा, श्वास से संबंधित और एलर्जी वगैरह कई प्रकार की समस्याएं हो जाती है, तो स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही वनस्पति के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और हमारे जीव जगत के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो जो हमारे जैसे मानसून प्रभावित होगा, आदि कई चीज़ें हैं जो वायुमंडल में प्रभावित करेगा। अपशिष्ट पदार्थ या केमिकल्स जो कल कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ और ये निकलते हैं तो ये क्या करते हैं, सीधा जैसे मान लीजिए गंगा नदी में इसका नाला निकाल रखा। गंगा नदी एक स्वच्छ वही पवित्र नदी हमारे हिंदू धर्म शास्त्र अनुसार सुरसरी यानी सरिता देवताओं की नदी जिसे कहा गया, जिसका पानी हम एक पवित्रता के रूप में इसका उपयोग करते हैं, तो कई लोग इसको जल पीने और शुद्ध रूप में काम में लेते हैं। तो इसके अंदर जो है इसका केमिकल जाएगा
और फिर वो केमिकल्स का कुछ हिस्सा लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर इतना प्रभाव, मतलब इतना दूषित प्रभाव करेगा कि कई जगह तो जानलेवा जैसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार नदियों में जो है कूड़ा करकट धूमिल चीज़ें जो है गंदी, जो शहरों से आने वाली गंदे नालियाँ है तो वो आदि उसमें चली जाती है और जा कर के स्वच्छ पानी को एक गंदा पानी बना देती है और लोग उसको पीने के काम में लेते हैं, तो कई प्रकार की बीमारियों का घर वो एक बन जाता है। तो इस प्रकार जो है, और ये केमिकल्स इतने घातक होते हैं कि इसका कुछ लेस मात्र अंश भी यदि हमारे शरीर में चला जाता है तो बहुत नुकसान पहुंच जाता है। ठीक इसी प्रकार जो है आगे हम लिखेंगे दूसरा टॉपिक, वायुयानों। वायुयानों से निकला हुआ धुआं, वायुयानों से निकला हुआ धुआं। देखिए विद्यार्थियों, आपने देखा होगा आकाशमंडल में, एक सौरमंडल में जितने भी हमारे वायुयान हैं वो विचरण करते हैं, तो आप देखते हो उसके पीछे पीछे धुआं जैसा एक रास्ता सा नज़र आता है। तो एक वायुयान में कितनी धुआं देता है, और वायुमंडल में हमारे ओजोन गैस है, वायुमंडल में ओजोन गैस है। ये जो ओजोन गैस है ये क्या करती है, हमारा जो सूर्य है, इस सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, ये इतनी घातक होती है, यदि बीच में ओजोन गैस ना हो तो या इस पृथ्वी के ऊपर जीव जगत या जीव के ऊपर घातक नहीं, एक जीव जगत की कल्पना करना एक संभव मात्र सा हो सकता है। तो ये क्या करती है, ये ओजोन गैस इस आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, इसे रोकती है। अब ये जो ये धुआं जो है, और एक चीज़ और है CFC, विज्ञान में आपने सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सबसे घातक जो रेफ्रिजरेटर के अंदर इसका प्रयोग होता है, ये क्या करती है, सीधा ओजोन गैस को क्या करती है, इसका विनाश करती है, यानी इसको नष्ट करती है डायरेक्ट। सबसे घातक है ये, नाश करती है। तो इसमें जैसे मान लीजिए छेद हो गया और सूर्य की सीधी किरणें आएगी और आकर के हमारे ब्रह्मांड हमारे पर्यावरण में चली जाएगी, और ये जैसे एलर्जी है या कई प्रकार की फोड़े फुंसी है, इस प्रकार से कई प्रकार से नुकसान पहुंचाती है। तो ये ऐसी चीज़ है। तो हमें ये वायुयानों से निकला धुआं है, कलकारखानों से निकला हुआ धुआं भी इसमें आता है, CFC का प्रयोग है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये चीज़ें क्या करती है, वायुमंडल में जो ओजोन गैस है इसका विनाश करती है, जो एक जीव मात्र का इसी के ऊपर आधारित है। तो ऐसे 2 टॉपिक हमारे हो गए, और चाहे तो हम और भी लिख सकते हैं पॉलीथीन का प्रयोग। पॉलीथीन का प्रयोग, देखिए विद्यार्थियों, पॉलीथीन का प्रयोग इसके ऊपर बैन भी लग चुका है हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार और कई प्रकार की जो है योजनाएं या कानून इसके ऊपर बन चुका है कि इसका प्रयोग एक कानूनी जो है नियम बना दिया है, इसका प्रयोग नहीं कर सकते, वर्जित है। पॉलीथीन क्या करती है, ये विद्यार्थियों नालियों में पानी रुकावट में बाधा बनती है। ये गलती या इसका गलन नहीं होता है, तो ये पानी रुकावट में बाधा करती है। पानी, और जहाँ पानी रुकता है, देखो बहता जल निर्मल, यानी निर्मल बिना मेल के, वो स्वच्छ होता है एकदम बहता जल। पानी रुक गया वहीं पर उसमें रोग पैदा, यानी छोटे जीव पैदा होते हैं और वो एक जहर बन जाता है। तो पॉलीथीन क्या करती है, नालियों में गंदा पानी है या नालियों का जो पानी है उसमें पानी को रोक देती है, कितने कीड़े मकोड़े जो भी है उसमें जीव, छोटे जीव पैदा हो जाते हैं, और वो जीव जो है एक बीमारी रूप में मच्छर जैसे कि मच्छर पैदा होना आदि कई कारण है, तो वो क्या करते हैं फिर वो बीमारी का कारण बन जाते हैं। तो उसका प्रयोग भी हमें ये पॉलीथीन कई बीमारियों में मतलब ये अपना सहयोग देती है, मतलब कारण बनती है। तो पॉलीथीन का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जैसे कि हमारे ये चर्म उद्योग है, अगला टॉपिक हम ये भी लिख सकते हैं, इसी में लिख सकते हैं चर्म उद्योग।
चर्म उद्योग। चर्म उद्योग में आता है हमारे जो जानवरों की जो चाम होती है, उस चाम के कई प्रकार के जो है आइटम्स वगैरह या उसका कई प्रत्यक्ष रूप से उसका प्रयोग किया जाता है। तो वो प्रयोग जो है इन उद्योगों में होता है, यानी वहाँ पे उसका निर्माण होता है और बाद में इसको बाज़ार में लोगों की आवश्यकता के लिए लाया जाता है। तो जहाँ चर्म उद्योग है उसको धोना, उसका जो है अपशिष्ट पदार्थ है उसकी सीधा उस चर्म उद्योग का जो नालिया है वो सीधा किस में उतारा जाता है, नदियों के अंदर छोड़ा जाता है। तो नदियों का पानी वैसे दूषित हो जाता है। फिर इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो क्या करता है, सीधा ज़मीन के ऊपर छोड़ दिया जाता है या एक जगह कूड़ा करकट की तरफ डाल दिया जाता है, जहाँ पर अनेकों मक्खियाँ मच्छर पनप जाते हैं और वो आसपास के वातावरण को धूमिल कर देते हैं, जहाँ की बदबू दूर दूर तक आती रहती है। तो वैसे लोग परेशान रहते हैं। तो कई प्रकार के ये कारण हैं। और एक और है, आप चाहो तो वो लिखो, वनों की कटाई। ये भी एक कारण है, वनों की कटाई। देखिए विद्यार्थियों, आज जो है बढ़ती जनसंख्या का जो विस्फोट हो रखा है, ये जनसंख्या विस्फोट सबसे बड़ा कारण आज समस्त समस्याओं का मूल कारणमस्ति जनसंख्या वृद्धि है। समस्त समस्याओं का कारण ही क्या हो गया, जनसंख्या वृद्धि। जितनी ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है उतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, उतनी जो है समस्या और प्रदूषण, ये सब कारण उसी में हो जाता है मान लीजिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति रहेगा तो अपनी आवश्यकताएं बढ़ती जाएगी, आवश्यकता बढ़ेगी तो लोग निवास स्थान की आवश्यकता बढ़ेगी, निवास स्थान बढ़ेगी तो कई प्रकार की जंगलों की कटाई हो रही है, जिसमें अमूल्य पेड़ या यूँ कहें कि बहुत अच्छे कीमती मूल्यवान पेड़ों की कटाई वहाँ पर दूर दूर तक होती है। वो अपनी खेती के लिए जो है वनों की कटाई कर देते हैं। इसी प्रकार आदि कई कारण है जिससे कि वनों की कटाई। अब एक पेड़ कितनी ऑक्सीजन देता है, तो सोचो कितने पेड़ काट दिए, कितने कैलोरी जो भी है ऑक्सीजन है वो एक पेड़ देता है, उसकी कटाई कर दी जाती है। तो ऑक्सीजन का मतलब ब्रह्मांड में या वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है, अगर वनों की कटाई होगी तो वायुमंडल में नमी नहीं होगी। नमी नहीं होगी तो क्या होगा कि बादल जो है, क्योंकि बादल वहीं बरसते हैं जहाँ नमी होती है और नमी वहाँ होती है जहाँ पेड़ होते हैं। पेड़ नहीं होगी, नमी नहीं होगी, नमी नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो आप सब लोग जानते हैं सभी प्रकार की समस्याओं की जड़ पैदा हो जाएगी। तो बारिश, अच्छी बारिश के लिए पेड़ों की समस्त पेड़ यानी कि पेड़ों की अधिक संख्या में होना बहुत ज़रूरी है। तो आदि बहुत सारे कारण हैं, और भी आप चाहो तो अपनी जो है उसमें पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार आगे चलते हैं। पर्यावरण प्रदूषण से हानि और रोकने के उपाय। देखिए विद्यार्थियों, हानि तो इसमें मैंने इसके साथ ही बता दी है। हानि, पर्यावरण प्रदूषण होगा तो इस संसार में, जीव जगत में मनुष्य जो है जीवन यापन में बाधा ही बाधा उत्पन्न होगी। कई प्रकार के रोगग्रस्त जो है जीव जगत में जन्म ले लेंगे। मनुष्य दिन प्रतिदिन बीमार, कुपोषण का शिकार हो जाएगा, और जो है बहुत प्रकार की अनेक प्रकार की बीमारियाँ, जैसे अभी आप देख रहे हो आज संसार की क्या हालत है आपके सामने। वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व को झकझोर दिया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे परमाणु, ये बीच में लाता हूँ मैं, परमाणु का प्रयोग, परमाणु यूरेनियम थोरियम, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग हम युद्ध में कर लेते हैं या किसी प्रशिक्षण या परीक्षण में कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, देखिए विद्यार्थियों, एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूँ। 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 से 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा नागासाकी जो 2 शहर हैं उसके ऊपर बम डाले। वहाँ पर आज भी घास नहीं उगती है। वहाँ के बच्चे, उनके आज भी संतान जो है अपाहिज या पंगु जो है अंग विकार से युक्त पैदा होती है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इनका बुरा प्रभाव, हानि ही हानि है हमारे मनुष्य जगत को। तो इसको हमें जो है रोकना है। अब रोकने के उपाय के अंतर्गत आप चाहो तो ऐसे टॉपिक और बना सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, क्या करोगे आप, अधिक से अधिक पेड़ लगाना है जो है नदी नालों का निस्तारण हो, पेड़ों की कटाई पर रोक हो,
और क्या है देखिए, हम रोकने के उपाय में देखिए, जो हमारी वनों की कटाई हो रही है, जो ऊपर जो समझता है उसी के विषय में हम चर्चा कर सकते हैं। वनों की कटाई के ऊपर हम रोक लगा करके जो है कानून का निर्माण करें। जैसे आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, वैष्णव संप्रदाय के है वो जाम्बोजी हैं, अमृता देवी, ये कईयों ने पेड़ों के लिए पढ़ करके अपनी जान दे दी। तो क्यों? क्योंकि जब पेड़ है तो ही हमारा जीवन सार्थक और संभव है, क्योंकि पेड़ों के बगैर हमारा जीवन सार्थक और संभव नहीं है। और इसी प्रकार जो है पॉलीथीन का प्रयोग हमने बताया। कल कारखानों से निकला हुआ जो धुआं है उसका एक अलग से निस्तारण निश्चित उपाय किया जाना चाहिए, ताकि पर्यावरण प्रदूषण तक या पर्यावरण प्रदूषण को गंदा नहीं करे। तो उनको जो है उसके ऊपर कंट्रोल किया जाना चाहिए, उनका एक सही दिशा में निस्तारण किया जाए ताकि पर्यावरण प्रदूषण ना हो। इसी प्रकार CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसके ऊपर जो है एक निश्चित और रोक लगाई जाए ताकि इसका अधिक से अधिक उपयोग जो उपभोग हो रहा है वो उसके ऊपर रोक हो, कंट्रोल हो, ताकि ये हमारे ओजोन परत को नष्ट नहीं करे। इसी प्रकार कूड़ा करकट जो होता है इसके निस्तारण के लिए एक निश्चित स्थान हो, निस्तारण के लिए निश्चित स्थान हो ताकि वहीं पर रहे और वहाँ पर मक्खियाँ नहीं बैठे और मच्छर पैदा नहीं हो। आदि के कारण हैं जो उनको रोक करके हम पर्यावरण प्रदूषण होने को रोक सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार जो है और भी कई उदाहरण हम देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं उपसंहार। उपसंहार में हम समस्त बातें लिखी, उनका सार जो है पर्यावरण प्रदूषण यदि नहीं होगा तो हमारा जीवन सरलता और स्वच्छता, कोई कुपोषण का शिकार नहीं होगा, कई प्रकार की बीमारियां नहीं होगी, और जो है पर्यावरण प्रदूषण हमारे दैनिक जीवन का एक दैनिक जीवन ही है। यदि पर्यावरण सुरक्षित है तो हमारा जीवन सुरक्षित है, और जीवन सुरक्षित है तो किसी प्रकार की कोई बाधा व्यवधान संकट नहीं आएगा। इसलिए हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण शुद्ध है तो हमारा जीवन भी शुद्ध है। कई प्रकार के महान विद्वानों की जो है परिभाषा या यूँ कहे उनके मत भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं चाहे तो, और बाकी इसमें भी ज़्यादा 5-6 लाइन से ज़्यादा हमें नहीं लिखनी है। तो विद्यार्थियों, निबंध ये हमारा निबंध है, सरल सादगी से युक्त विचारों से हमारा निबंध तय होना चाहिए। जिस प्रकार मैंने लिखा उसी प्रकार ये रूपरेखा इस प्रकार आपको तय करनी है। ये रूपरेखा लिख करके आपको निबंध का सार या यूँ कहे निबंध लिखना है। अधिक यूँ कहे दोनों ओर से 3 पेज आप लिख सकते हो। 300 शब्दों में वो पूछता है तो आप लिख दीजिए, आपके नंबर पूरे आएंगे। बीच में एक एरो लाइन ब्लैंक लाइन छोड़े तो अच्छा रहेगा, सुंदरता बनी रहेगी। ऐसे रूपरेखा बनाए, वहाँ पर लिखे रूपरेखा, प्रस्तावना वगैरह, उपसंहार, रोकने, कारण, उपाय, परिणाम जो भी है आपके जो दे रखे हैं आपके पेपर में उसी क्रम के अनुसार आप लिखे। तो विद्यार्थियों, आज के इस टॉपिक की हमने चर्चा की है। आप स्वयं अपनी पुस्तक में के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण का, साथ ही इंटरनेट से संबंधित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चुनाव है, बढ़ता सामाजिक संरचना में कई प्रकार के जो और भी टॉपिक है आपके समझ इसमें दे रखा है सिलेबस में, तो आप उनके ऊपर एक बार लिखें और हो सकता है आपके जांच परख में भी ये आ जाए। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।